नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे हिस्से को समझने वाले हैं। पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट स्केड्यूल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल। ये जो हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, इसमें जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, उनके नाम हैं, कभी सोचा है कि ये सब आखिर डिसाइड कौन करता है? किसके पास ये पावर है? इसका सीधा और बिल्कुल सटीक जवाब हमारे संविधान की पहली अनुसूची में ही छिपा है। जी हाँ, यही वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इंडिया की ज्योग्राफिकल पहचान को डिफाइन करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पहली अनुसूची है क्या भला? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसे आप इंडिया के मैप की ऑफिशियल डायरेक्टरी या टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह समझ सकते हैं। इसमें लीगली लिखा हुआ है कि इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनकी बाउंड्री मतलब उनका एरिया कहाँ तक फैला है। और देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र संविधान के पहले ही आर्टिकल 1 में है। ये साफ साफ कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, वो राज्यों का एक संघ होगा। और ये राज्य कौन से होंगे? वही जो पहली अनुसूची में लिखे हैं। मतलब ये तो एकदम फाउंडेशन है। अब इस डायरेक्टरी को और भी क्लियर बनाने के लिए इसे दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा यानी पार्ट 1, इसमें इंडिया के सभी स्टेट्स की लिस्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह वगैरह। और दूसरा हिस्सा पार्ट 2, इसमें सभी यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल आता है जो एग्जाम्स में तो पक्का पूछा जाता है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आखिर फ़र्क क्या है? तो देखिए, सीधा सा हिसाब है। स्टेट्स में अपनी चुनी हुई सरकार होती है ना? उनका सेंटर के साथ एक फेडरल रिश्ता होता है। वहीं यूनियन टेरिटरीज वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाया जाता है। हाँ, कुछ यूटीज जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की अपनी विधानसभा है, पर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहली अनुसूची भारत की वो ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका एरिया लिखा हुआ है। सिंपल है, राइट? लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया का मैप हमेशा से ऐसा ही था या क्या इसे बदला जा सकता है? तो चलिए अब देखते हैं कि ये बाउंड्रीज बदलती कैसे हैं। तो याद रखिए, संविधान ये पावर सिर्फ और सिर्फ भारत की पार्लियामेंट को देता है। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अपनी बाउंड्री या अपना नाम नहीं बदल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये सारे अधिकार देता है। जैसे वो किसी मौजूदा राज्य से एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या छोटा कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज में फेरबदल कर सकती है और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। अब इसका प्रोसेस क्या है, ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की सिफारिश के बाद ही पार्लियामेंट में आ सकता है। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट की विधानसभा के पास भेजते हैं जिनसे वो जुड़ा है, ताकि वो अपनी राय दे सकें। जब उनकी राय आ जाती है तो बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। मतलब जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हां बोल दें और बस प्रेसिडेंट के साइन होते ही ये कानून बन जाता है और पहली अनुसूची को अपडेट कर दिया जाता है। और यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। स्टेट की विधानसभा जो भी राय दे वो पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। मतलब पार्लियामेंट उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। वो चाहे तो राय मान ले, चाहे तो ना माने। फाइनल फैसला हमेशा हमेशा पार्लियामेंट का ही होता है। एक और जरूरी बात, आर्टिकल 4 ये साफ कर देता है कि आर्टिकल 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव आर्टिकल 368 वाला प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बस सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। ये इस प्रोसेस को काफ़ी फ्लेक्सिबल बना देता है। इस सबसे एक बात तो साफ है कि पहली अनुसूची एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये बदलती रहती है। देखिए ना, साल 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में तेलंगाना बना और 2019 में तो जम्मू कश्मीर का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया और 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज भी किया गया। तो इंडिया का मैप लगातार इवॉल्व हो रहा है। इसका सबसे रीसेंट और बड़ा उदाहरण है जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट के जरिए पार्लियामेंट ने पहली अनुसूची को अमेंड किया और जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं,
ये बदलाव कई तरह के हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक स्टेट को 2 यूटी में बदल दिया गया, दादरा और नगर हवेली में 2 यूटी को मिलाकर एक कर दिया गया, और तेलंगाना के केस में एक मौजूदा स्टेट में से एक नया स्टेट बनाया गया। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के नजरिए से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इसे एकदम रट लीजिए। पहली अनुसूची, स्टेट्स और यूटी की लिस्ट। आर्टिकल 1 इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को स्टेट्स बदलने की पावर देता है। आर्टिकल 4 ये बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से होगा। और सबसे जरूरी, इस मामले में पार्लियामेंट सुप्रीम है, स्टेट की राय सिर्फ एक सलाह है और कुछ नहीं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक लाइन में कहा जा सकता है, और ये लाइन बहुत पावरफुल है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारा देश, वो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम अलग हो रहे हैं। लेकिन उस यूनियन के अंदर जो स्टेट्स हैं वो विनाशी हैं। पार्लियामेंट जब चाहे उनकी बाउंड्रीज, उनका एरिया, यहां तक कि उनका वजूद भी बदल सकती है। अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल को कभी नहीं भूलेंगे। ये संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से को समझने वाले हैं। दूसरी अनुसूची यानी द सेकंड शेड्यूल। कभी सोचा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और दूसरी सुविधाएं आखिर तय कौन करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में। चलिए फिर देर किस बात की, समझना शुरू करते हैं कि आखिर ये सेकंड शेड्यूल है क्या। देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो दूसरी अनुसूची संविधान का वो पन्ना है जिसमें भारत के कुछ सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों की तनख्वाह यानी सैलरी, उनके भत्ते यानी अलाउंसेस और उनके विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस की पूरी लिस्ट दी गई है। तो ये अनुसूची मोटे तौर पर 3 चीजों को कवर करती है। पहला, वेतन और दूसरे वित्तीय लाभ, जिन्हें हम परिलब्धियां भी कहते हैं। दूसरा, भत्ते, जो कि उनके यात्रा और आवास जैसे खर्चों के लिए होते हैं। और तीसरा, विशेषाधिकार, जो इन बड़े पदों के साथ आने वाली कुछ खास सुविधाएं हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस खास लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। ये लिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसमें शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति और सभी राज्यों के राज्यपाल। संसद में देखें तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। राज्यों में विधानसभाओं और विधान परिषदों के प्रमुख। और हां, हमारी न्यायपालिका की रीढ़, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जज। और आखिर में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम सब सीएजी के नाम से जानते हैं। अब जरा एक नजर डालते हैं कि इन पदों की मौजूदा सैलरी कितनी है। भारत के राष्ट्रपति की मासिक सैलरी है 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति की 4 लाख और किसी राज्य के राज्यपाल की 3,50,000 रुपए। वहीं भारत की चीफ जस्टिस को मिलते हैं 2,80,000, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को 2,50,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। लेकिन अब आता है इस पूरे टॉपिक का सबसे जरूरी सवाल। आखिर इन अधिकारियों की सैलरी को इतनी सिक्योरिटी क्यों दी गई है? संविधान में इसके लिए इतने खास इंतजाम क्यों हैं? ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। आखिर ऐसा क्या है कि इनके कार्यकाल के दौरान इनकी सैलरी और भत्तों को आसानी से कम नहीं किया जा सकता? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ठोस वजह है। इस वजह को समझने के लिए हमें पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को समझना होगा। इसे ना आप सरकार का मेन बैंक अकाउंट समझ लीजिए। जैसे हम अपनी सारी कमाई एक बैंक खाते में रखते हैं और वहीं से सारे खर्च करते हैं, वैसे ही सरकार का सारा पैसा, जैसे टैक्स वगैरह, इसी फंड में जमा होता है और सारे सरकारी खर्चे यहीं से किए जाते हैं। अब देखिए, इस फंड से होने वाले खर्चे 2 तरह के होते हैं। पहले, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन सीएफआई और दूसरे, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम सीएफआई। जो खर्चे मेड होते हैं उन पर संसद में बाकायदा वोटिंग होती है और पास होने के बाद ही पैसा मिलता है। लेकिन जो खर्चे चार्ज होते हैं उन पर संसद में बहस तो हो सकती है, पर उन्हें पास करने के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि ये भुगतान हर हाल में करना ही होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। और यही है असली बात। दूसरी अनुसूची में दिए गए सभी अधिकारियों की सैलरी और भत्ते इसी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाली कैटेगरी में आते हैं।
और ऐसा हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ कर किया था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की आज़ादी और निष्पक्षता को बनाए रखना। जरा सोचिए, अगर किसी जज को ये डर हो कि सरकार उनके किसी फैसले से नाराज होकर उनकी सैलरी कम कर सकती है, तो क्या वो कभी बिना डरे न्याय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को संविधान ने खुद प्रोटेक्ट किया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सैलरी कभी भी किसी भी हालत में कम नहीं की जा सकती? नहीं। एक ऐसी स्थिति है जहां ऐसा हो सकता है। जी हां, संविधान के आर्टिकल 360 के तहत जब देश में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होती है, तब राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत इन सभी अधिकारियों की सैलरी और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से कुछ गोल्डन पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। ये बातें एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला, दूसरी अनुसूची का सीधा संबंध सैलरी अलाउंसेस और प्रिविलेजेस से है। दूसरा, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, जज और सीएजी जैसे बड़े पद आते हैं। तीसरा, इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होती है। चौथा, चार्ज्ड का मतलब है नॉन वोटेबल इन पार्लियामेंट। और पांचवां, सैलरी में कटौती का सिर्फ एक ही अपवाद है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आखिर में इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक मजेदार ट्रिक, जब भी सोचें शेड्यूल 2 तो बस याद करें पैसा दो, क्योंकि दूसरी अनुसूची पैसे यानी सैलरी से जुड़ी है। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। तो ये थी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची की पूरी कहानी, बिल्कुल आसान भाषा में। उम्मीद है अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल को कभी नहीं भूलेंगे। बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची के बारे में। ये संविधान का वो पन्ना है जहां हमारे देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों के वादे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है, जब भी कोई मंत्री या जज बनता है तो हम उन्हें टीवी पर शपथ लेते हुए देखते हैं। पर आखिर ये शपथ, ये ओथ लेना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई मामूली रस्म नहीं है। ये तो देश और संविधान से किया गया एक पक्का लीगली बाइंडिंग वादा है, एक सॉलेम कमिटमेंट है। ये एक वचन है कि जो भी पावर आपको मिल रही है उसका इस्तेमाल आप लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे। तो चलिए इसे आसान भाषा में फटाफट समझते हैं। आज हम जानेंगे कि शपथ जरूरी क्यों है, ये थर्ड शेड्यूल आखिर है क्या, कौन कौन लेता है ये शपथ, और इन शपथों में आखिर वो वादा क्या करते हैं। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन तो बनता है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए शपथ यानी ओथ आखिर जरूरी ही क्यों है? देखिए, आसान शब्दों में शपथ एक पवित्र वचन है, एक सेक्रेड प्रॉमिस। इस बात की गारंटी है कि जो भी इंसान उस कुर्सी पर बैठ रहा है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। तो इसकी जरूरत क्या है? कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहली बात, ये सभी ऑफिशियल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बांधती है, एक रिमाइंडर है कि भाई संविधान से ऊपर कुछ नहीं। दूसरा, इससे उनमें ड्यूटी और अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी की फीलिंग आती है। जजेस के लिए तो ये उनकी आज़ादी की गारंटी है, और हम सब के लिए इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये एक तरह का मॉरल कंपस है जो उन्हें सही रास्ते पर रखता है। ओके, तो अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड शेड्यूल। तो ये थर्ड शेड्यूल है क्या चीज? सोच लीजिए, ये एक ऑफिशियल स्क्रिप्ट है, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें लिखा है कि इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पर बैठे लोगों को शपथ लेते टाइम एग्जैक्टली क्या बोलना है। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हो सकता। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सुनिए। संविधान हमें चॉइस देता है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप ईश्वर की शपथ ले सकते हैं, और अगर नहीं तो आप सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान यानी सॉलेमली अफर्म कर सकते हैं। और लीगल वैल्यू दोनों की बिल्कुल बराबर है। यही तो खूबसूरती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की।
आपको पता है, ये जो ओथ का फॉर्मेट आज है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लंबी चौड़ी बहस हुई थी। शुरू में ईश्वर शब्द था ही नहीं, बाद में इसे एक ऑप्शन के तौर पर जोड़ा गया और फिर 1963 में 16th अमेंडमेंट से सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी यानी संप्रभुता और अखंडता जैसे पावरफुल वर्ड्स भी ऐड किए गए। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये शपथ लेता कौन कौन है। चलिए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। देखिए, यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स, चुनकर आए हुए एमपीज और एमएलएज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और हाँ, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी, ये सभी थर्ड शेड्यूल के हिसाब से ही शपथ लेते हैं। अच्छा, अब आती है एक सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप। इसको तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की शपथ थर्ड शेड्यूल में नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं है। उनके लिए संविधान में अलग से आर्टिकल्स दिए गए हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। इन शपथों में जो वादे किए जाते हैं, आखिर उनका मतलब क्या है? लेट्स डीकोड देम। देखिए, ज्यादातर ओथ्स में 3 वादे तो कॉमन होते ही हैं। पहला, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, मतलब साफ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सबसे ऊपर। दूसरा, भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना, मतलब देश की एकता और आज़ादी की रक्षा करना, नो मैटर व्हाट। और तीसरा, अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से पूरा करना। लेकिन मिनिस्टर्स और जजेस की ओथ में एक ऐसी लाइन है जो हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है। ये लाइन है इम्पार्शियलिटी की, यानी निष्पक्षता की। वो कहते हैं, बिना किसी डर या भेदभाव, लगाव या दुश्मनी के सबके साथ न्याय करूंगा। जरा सोचिए इन शब्दों का वजन। तो इस बिना भय या पक्षपात का आसान मतलब क्या है? 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, नो फियर, यानी किसी के प्रेशर में काम नहीं करना। स्टेप 2, नो फेवर, यानी किसी की तरफदारी नहीं करना, सब बराबर। और स्टेप 3, नो इल विल, यानी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी। सिंपल। एक और चीज, मिनिस्टर्स को एक एक्स्ट्रा शपथ भी लेनी पड़ती है, ओथ ऑफ सीक्रेसी, यानी गोपनीयता की शपथ। सोच के देखिए, अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग की सीक्रेट बातें बाहर लीक कर दे तो देश की सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए ये प्रॉमिस जरूरी है कि वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं बताएंगे। ओके, तो टाइम है एक क्विक रिवीजन का। चलिए, जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट लॉक कर लेते हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये फैक्ट तो सुनिए, इससे पता चलता है कि संविधान इस मामले में कितना सीरियस है। अगर कोई एमपी बिना शपथ लिए पार्लियामेंट की कार्यवाही में हिस्सा ले ले तो उस पर हर दिन 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, 500 रुपीज पर डे। ये बात आर्टिकल 104 में लिखी है। ये रिवीजन टेबल सब कुछ समराइज कर देती है। देखिए, हर पोस्ट का जो मेन काम है वो उनकी शपथ में साफ दिखता है। मिनिस्टर का वादा, इम्पार्शियलिटी। एमपी एमएलए का वादा, देश की इंटेग्रिटी। जज का वादा, बिना डर के न्याय। और सीएजी का वादा, संविधान और कानून की रक्षा करना। क्रिस्टल क्लियर है ना? तो अब मेरा आपसे एक सवाल है। अगली बार जब आप टीवी पर किसी को शपथ लेते देखेंगे तो आप सिर्फ सेरेमनी नहीं देखेंगे, आप उनके शब्दों को सुनेंगे। आप सुनेंगे कि वो देश से, संविधान से और हम सब से क्या वादे कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आज संविधान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची यानी शेड्यूल 4। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये शेड्यूल 4 है क्या, फिर राज्यसभा की कॉम्पोजिशन कैसी होती है, सीटों का एलोकेशन कैसे होता है, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स कौन से हैं, और आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये 4th शेड्यूल है क्या। तो देखिए, एकदम सिंपल टर्म्स में कहें तो ये संविधान की वो लिस्ट है जो ये तय करती है कि भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे। अब इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए इसका आर्टिकल 80 के साथ कनेक्शन देखना बहुत जरूरी है।
देखिए, शेड्यूल 4 ये बताता है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी, है ना? और आर्टिकल 80 राज्यसभा का पूरा ढांचा, मतलब उसकी ओवरऑल कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि शेड्यूल 4 क्या है, तो चलिए अब राज्यसभा की कॉम्पोजिशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और हाँ, ये नंबर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के हिसाब से राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब ज्यादा से ज्यादा सदस्य संख्या है, वो 250 हो सकती है। ये इसकी अपर लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये जो 250 सीटें हैं ना, ये दो हिस्सों में बटी हैं। 238 सदस्य तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, और बाकी के 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो याद रखना है। मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ तो 250 है, पर अभी मतलब करंटली सदन की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो 2045 है। तो सवाल है कि ये 245 सदस्य आते कहां से हैं? चलिए देखते हैं। इनमें से 225 सदस्य आते हैं राज्यों से, 8 आते हैं यूनियन टेरिटरीज से। तो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हो गए? 233। और बाकी के 12 सदस्य, जैसा हमने पहले देखा, वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स का स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। प्रेसिडेंट इन्हें चुनते हैं ताकि इनके ज्ञान और अनुभव का फायदा पूरे देश को मिल सके। तो अब एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है, ये तय कैसे होता है कि भाई उत्तर प्रदेश को इतनी सीटें मिलेंगी और गोवा को इतनी? इसका लॉजिक क्या है? देखिए, सीटों के एलोकेशन का सबसे बड़ा आधार है उस राज्य की पॉपुलेशन। मतलब सिंपल सा फंडा है, जिस राज्य की आबादी जितनी ज्यादा, राज्यसभा में उसकी सीटें भी उतनी ही ज्यादा। और हाँ, एग्जाम्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो पॉपुलेशन का डेटा है ना, ये 1971 की जनगणना पर बेस्ड है, जिसे साल 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। और इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड का यूज होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य की विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, यानी एमएलएज, वो राज्यसभा कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं। वो अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें रैंक करते हैं। इससे होता यह है कि विधानसभा में जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है, उसी अनुपात में उसे राज्यसभा में सीटें मिलती हैं। तो पॉपुलेशन वाले पॉइंट की वजह से ही हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है, उसे सबसे ज्यादा 31 सीटें मिली हैं। वहीं महाराष्ट्र को 19 और तमिलनाडु को 18 सीटें मिलती हैं। चलिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन की पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। शेड्यूल 4 मतलब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। इसका आधार क्या है? पॉपुलेशन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250। और करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245, जिसमें प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए 12 मेंबर्स भी शामिल हैं। ठीक है, अब थ्योरी तो हो गई। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमें कितना समझ आया। पहला सवाल स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं: ए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, बी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सी, भाषाएं, या डी, पंचायती राज। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसा कि हमने शुरू से ही समझा, शेड्यूल 4 का मतलब ही यही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम अनुमत संख्या क्या है? आपके ऑप्शंस: ए 245, बी 543, सी 250 या डी 238। बिल्कुल सही जवाब है सी 250। यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ और करंट स्ट्रेंथ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। करंट है 245, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल है 250। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल आज का। राज्यों को राज्यसभा में सीटें किस आधार पर दी जाती हैं? ए, एरिया यानी क्षेत्रफल, बी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी, लिटरेसी रेट, या डी, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। इसका सही जवाब है, जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, डी, पॉपुलेशन। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, उसे रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा मिलता है। तो अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आप सोच सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और किन क्षेत्रों से?
उम्मीद है इस पूरी चर्चा से शेड्यूल 4 का कॉन्सेप्ट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प हिस्से को समझने वाले हैं, 5वीं अनुसूची। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये जो कथन है वो असल में इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। ये हमें बताता है कि आखिर हमारे आदिवासी समुदायों के लिए खास संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस की याद दिलाता है जिसे रोकने के लिए ये सारे प्रावधान बनाए गए। तो फिर ये 5वीं अनुसूची असल में है क्या? इसे आप भारत के आदिवासी समुदायों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा कवच जो उनकी जमीन, उनकी खास संस्कृति और उनकी स्वायत्तता की रक्षा करता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, शोषण को रोकना और उनकी पहचान को बचाए रखना। तो ये सुरक्षा कवच आखिर काम कैसे करता है? इसका आधार क्या है? चलिए पहले खंड में इसके संवैधानिक आधार को ही समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज, या जिसे हम हिंदी में अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। देखिए, ये वो इलाके हैं जहां आदिवासियों की आबादी काफी ज्यादा है और संविधान का अनुच्छेद 244(1) ये कहता है कि इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए आम नियमों से हटकर कुछ खास इंतजाम करने होंगे। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये 2011 की जनगणना के आधार पर हमें दिखाता है कि देश के किन-किन हिस्सों में अनुसूची जनजातियों की आबादी ज्यादा है। इन्हीं इलाकों को ध्यान में रखकर 5वीं अनुसूची को लागू किया गया है ताकि सुरक्षा सीधे उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। 5वीं अनुसूची 4 राज्यों पर लागू नहीं होती: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान में एक अलग ही व्यवस्था है जिसे हम 6ठी अनुसूची कहते हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्षेत्र कहाँ है, तो सवाल उठता है कि भाई इनका प्रशासन कौन और कैसे करता है। और यहीं पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेष भूमिका सामने आती है। चलिए खंड 2 में उनकी शक्तियों को देखते हैं। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में जो अंतिम अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। उनके पास 3 मुख्य शक्तियां हैं: किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना, उसके आकार को बदलना यानी उसे बड़ा या छोटा करना, और सीमाओं को फिर से तय करने के लिए नए आदेश जारी करना। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर समझना जरूरी है। देखिए, आम इलाकों में संसद या विधानसभा का कोई भी कानून अपने आप लागू हो जाता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के पास एक तरह की वीटो पावर होती है। वो ये निर्देश दे सकते हैं कि कोई कानून वहां लागू ही ना हो या फिर कुछ बदलावों के साथ लागू हो। ये उन्हें शांति और सुशासन बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल देता है। इन शक्तियों का जमीनी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्यपाल आदिवासियों के शोषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं, जैसे कि उनकी जमीन किसी गैर आदिवासी को ट्रांसफर होने से रोकना, साहूकारों के कामकाज पर लगाम लगाना और उस इलाके में शांति और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी नियम बनाना। लेकिन राज्यपाल ये सब अकेले नहीं करते। उन्हें सलाह देने के लिए और आदिवासियों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। चलिए देखते हैं खंड 3, जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद या टैक इस पूरी व्यवस्था का दिल है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य होते हैं और ये रहा एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके कम से कम 3/4 यानी 75% सदस्य उसी राज्य के अनुसूचित जनजाति के विधायक होने चाहिए। इस परिषद का काम है राज्यपाल को सलाह देना और कानूनन राज्यपाल के लिए कोई भी नियम बनाने से पहले टीएसी से सलाह लेना मैंडेटरी है। बहुत बढ़िया, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब परीक्षा के नजरिए से कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स और एमसीक्यूज को टैकल करते हैं। खंड 4 में स्वागत है। ये हैं वो 4 फैक्ट्स जो बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, आज की तारीख में 10 राज्यों में 5th शेड्यूल्ड एरियाज हैं। दूसरा, इन क्षेत्रों की घोषणा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा, राज्यपाल को हर साल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी होती है कि इन क्षेत्रों का प्रशासन कैसा चल रहा है। और चौथा, पीसा एक्ट 1996 के तहत इन इलाकों में पंचायत की कम से कम 50% सीटें एसटी समुदाय के लिए आरक्षित होती हैं। चलिए अब पहला सवाल,
संविधान के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अंतिम अधिकार आखिर किसके पास है? ऑप्शंस हैं ए संसद, बी राज्य के राज्यपाल, सी भारत के राष्ट्रपति या डी राज्य विधानमंडल। जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है सी भारत के राष्ट्रपति। जैसा हमने चर्चा की थी, 5वीं अनुसूची का पैरा 6 ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को देता है। अगला सवाल टीएसी पर है। जनजातीय सलाहकार परिषद की अनिवार्य संरचना क्या है? ए कम से कम 50% सदस्य एसटी हो, बी मुख्यमंत्री अध्यक्ष हो, सी कम से कम 3/4 सदस्य राज्य के एसटी विधायक हो, या डी सभी सदस्य राज्यपाल मनोनीत करें। और इसका सही जवाब है सी कम से कम 3/4 सदस्य राज्य के एसटी विधायक होने चाहिए। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि परिषद में आदिवासी समुदायों की अपनी चुनी हुई आवाज मजबूती से मौजूद रहे। बहुत अच्छे। अब अंत में सारी जानकारी को दिमाग में बैठाने के लिए एक तेज तर्रार रिवीजन करते हैं। खंड 5 त्वरित पुनरीक्षण सारांश। तो चलिए सारे की पॉइंट्स को एक क्विक रिवीजन में लॉक कर देते हैं। उद्देश्य क्या है? आदिवासी भूमि, संस्कृति और हितों को शोषण से बचाना। संवैधानिक लिंक क्या है? आर्टिकल 244(1) और 5वीं अनुसूची। राष्ट्रपति की भूमिका, अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने की एक्सक्लूसिव पावर। राज्यपाल की भूमिका, कानूनों को बदलने और शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने की विशेष शक्ति। और सबसे जरूरी संस्था कौन सी है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो राज्यपाल को सलाह देती है। और जाते जाते एक विचार, आखिर कैसे 5वीं अनुसूची के सुरक्षात्मक प्रावधानों को देश के विकास के लक्ष्यों के साथ संतुलित किया जा सकता है, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और प्रगति भी न रुके? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो जहन में आती है वहां की रिच ट्राइबल कल्चर, है ना? लेकिन एक बड़ा सवाल है, हमारे संविधान ने इस अनमोल धरोहर को कैसे बचाया है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की 6ठी अनुसूची में। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है जो इन कम्युनिटीज को अपनी पहचान बनाए रखने की पावर देता है। तो चलिए आज इसी इंपॉर्टेंट और एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले इस कोर क्वेश्चन को ही पकड़ते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपनी डाइवर्स ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है। अब जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि डेवलपमेंट की इस रेस में इन समुदायों की जो यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और इसी चैलेंज का सॉलिड जवाब निकल कर आया शेड्यूल 6 यानी 6ठी अनुसूची। अब देखिए, ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है जिसे स्पेशली इन्हीं ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमी देने के लिए डिजाइन किया गया था। तो चलिए अब जरा डीप डाइव करते हैं इस स्पेशल प्रोविजन में। 6ठी अनुसूची नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट्स में ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्वशासन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करती है। पर सवाल ये है कि संविधान में इसका बेस कहाँ है? ये पावर आती कहाँ से है? तो ये पावर आती है आर्टिकल 244(2) से। ये आर्टिकल एकदम क्लियर कट कहता है कि कुछ स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन 6 शेड्यूल के प्रोविजंस के हिसाब से ही चलेगा। मतलब शेड्यूल 6 को अपनी सारी पावर सीधे आर्टिकल 244(2) से मिलती है। ये कनेक्शन एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखना है। अच्छा, तो अब सबसे क्रूशियल सवाल कि आखिर ये स्टेट्स हैं कौन से? देखिए, 6th शेड्यूल में टोटल 4 राज्य आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ATMM यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एक बात जरूर ध्यान रखनी है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ये एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है जहां अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है, स्टेट्स तो पता चल गए, पर यह शेड्यूल 6 आखिर काम कैसे करता है? इसका मेन टूल, इसका कोर इंस्ट्रूमेंट है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, शॉर्ट में कहें तो ADCs। आप इन्हें एक तरह की मिनी सरकार या स्टेट विद इन अ स्टेट भी कह सकते हैं, जिन्हें अपने इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त पावर्स दी गई हैं। और यह सिस्टम काफ़ी बड़ा है। करंटली इन 4 स्टेट्स में कुल मिलाकर 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स काम कर रही हैं। असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 और त्रिपुरा में 1। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तब अगला लॉजिकल सवाल ये है कि इन ADCs के पास आखिर पावर्स हैं क्या? कौन कौन सी शक्तियां हैं? वेल, हम इनकी पावर्स को मोटा मोटी 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, यानी कानून बनाने की शक्ति। ये एडीसीज अपनी ट्राइब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉज बना सकती हैं, जैसे कि लैंड और फॉरेस्ट को मैनेजमेंट, गांवों का एडमिनिस्ट्रेशन, और इतना ही नहीं, शादी, तलाक और प्रॉपर्टी जैसे सोशल कस्टम्स पर भी। ये पावर्स उनकी कल्चर को बचाने के लिए फंडामेंटल हैं। नेक्स्ट अप है एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी प्रशासनिक शक्तियां। देखिए, ये काउंसिल्स अपने एरिया के लोकल डेवलपमेंट की बैकबोन है। ये प्राइमरी स्कूल्स खोल सकती हैं, डिस्पेंसरी और मार्केट बनवा सकती हैं, सड़कें बना सकती हैं, और तो और ये काउंसिल्स ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि प्राइमरी स्कूल्स में टीचिंग किस लैंग्वेज में होगी। सोचिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए ये कितना बड़ा स्टेप है। अब आते हैं जुडिशियल पावर्स पर, यानी न्याय करने की शक्ति। ये एडीसीज अपने खुद के विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स भी बना सकती हैं। इन कोर्ट्स में उन केसेस की सुनवाई होती है जहां दोनों पार्टीज उसी एरिया की शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हों। हाँ, पर इनकी पावर्स पर एक लिमिट भी है। ये मौत की सजा या 5 साल से ज्यादा की जेल वाले केसेस नहीं सुन सकती। और हाँ, इन कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बना रहता है। और आखिर में आती हैं फाइनेंशियल पावर्स, मतलब पैसे से जुड़ी शक्तियां। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकार बिना पैसे के तो चल नहीं सकती, राइट? इसीलिए इन एडीसीज को भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। ये अपनी जमीन और बिल्डिंग्स पर टैक्स लगा सकती हैं, गाड़ियों पर टैक्स ले सकती हैं और सड़कों पुलों पर टोल भी कलेक्ट कर सकती हैं। इसी से तो उन्हें डेवलपमेंट वर्क के लिए रेवेन्यू मिलता है। चले अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कंपेटिटिव एग्जाम्स का अ फेवरेट क्वेश्चन है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बीच का डिफरेंस। दोनों ही ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और यह समझना बहुत जरूरी है। तो मेन डिफरेंसेस क्या हैं? पहला, शेड्यूल 5 उन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया के शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू होता है, जबकि शेड्यूल 6 सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 4 स्टेट्स पर। दूसरा, शेड्यूल 5 में होती है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, यानी TAC, जो बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देने का काम करती है। वहीं शेड्यूल 6 में है पावरफुल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यानी ADCs, जिनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सारी पावर्स हैं। और सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग डिफरेंस, TAC को स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, जबकि ADCs को पावर सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। यही बात इन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। ऑलराइट, अब टाइम है कुछ क्विक फायर फैक्ट्स का। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सो पे अटेंशन, इन पॉइंट्स को याद रखना ही रखना है। फैक्ट नंबर 1, शेड्यूल 6 का प्रोविजन बोर्डोलोई कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आधारित था। फैक्ट नंबर 2, किसी भी एडीसी को बनाने, उसका नाम बदलने या उसकी बाउंड्रीज चेंज करने की पावर स्टेट के गवर्नर के पास होती है। फैक्ट नंबर 3, एक एडीसी में मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं, 26 इलेक्टेड और 4 गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड। फैक्ट नंबर 4, इलेक्टेड मेंबर्स का टर्म 5 साल का होता है। एंड फैक्ट नंबर 5, इसका एक एक्सेप्शन है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जिसमें 46 मेंबर्स तक हो सकते हैं। ओके, तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब जरा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए कुछ MCQ सॉल्व करते हैं, इससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल स्क्रीन पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल शेड्यूल 6 के तहत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं A आर्टिकल 244(1), B आर्टिकल 244(2), C आर्टिकल 370 या D आर्टिकल 356। सोचिए जरा। और बिल्कुल सही जवाब है B, आर्टिकल 2442। जैसा हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था, आर्टिकल 2442 ही शेड्यूल 6 को लागू करने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। याद रखिए, आर्टिकल 2441 शेड्यूल 5 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेट 6th शेड्यूल के अंडर नहीं आता? आपके ऑप्शंस A असम, B मणिपुर, C मेघालय या D त्रिपुरा। याद है, मैंने कहा था ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है B मणिपुर। हमारी ट्रिक याद है ना? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर में ऑटोनॉमस काउंसिल्स तो हैं, पर वो स्टेट लॉ के तहत बनी है, शेड्यूल 6 के तहत नहीं। यही की डिफरेंस है। ओके, तीसरा और आखिरी सवाल आज का, एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बाउंड्रीज को बनाने या बदलने की पावर किसके पास है? क्या ये प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, गवर्नर है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर? एंड द राइट आंसर इज C, राज्य के राज्यपाल।
हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये पॉइंट कवर किया था, राइट? गवर्नर के पास ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने की पूरी पावर होती है। तो चलिए, जाने से पहले एक क्विक समरी लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। पॉइंट 1, शेड्यूल 6 आर्टिकल 244(2) से जुड़ा है और ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के लिए हैं। पॉइंट 2, इसका मेन टूल है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसीज, जिनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल मतलब हर तरह की पावर्स हैं। पॉइंट 3, ये एडीसीज एक स्टेट विद इन अ स्टेट की तरह हैं जो ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। एंड पॉइंट 4, ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड बॉडीज हैं जो इन्हें शेड्यूल 5 की एडवाइजरी काउंसिल से कहीं ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। तो अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूं, क्या ऑटोनॉमी का ये मॉडल इंडिया के दूसरे रीजन्स की लोकल गवर्नेंस चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी हो सकता है? इस पे जरूर सोचिएगा। में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं और शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नज़र डालते हैं। पहले भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर उन 3 सूचियों को देखेंगे जहां सारी शक्तियां बटी हुई हैं। उसके बाद कानून बनाने के नियम क्या हैं, सूचियों का एक क्विक कंपैरिजन और आखिर में सबसे जरूरी कुछ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं और समझते हैं कि भारत का ये संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो संघवाद यानी फेडरलिज्म है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर शेयरिंग का एक समझौता है। मतलब दोनों के पास अपने अपने काम करने के एरियाज हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, ताकि देश का शासन ठीक से चल सके। अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश में ये पावर्स असल में बांटी कैसे जाती हैं? इसका जवाब हमारे संविधान में ही छुपा है। और यहीं पर 7वीं अनुसूची यानी शेड्यूल 7 सामने आती है। ये एक तरह से एक रूल बुक है जो साफ साफ बताती है कि कौन सा काम केंद्र सरकार का है और कौन सा राज्य सरकार का, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे, जिन्हें हम 3 सूचियों या 3 लिस्ट्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसमें वो विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, मतलब जिन पर पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए और इन पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। जैसे कि देश की रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग और करेंसी, रेलवे, आप देख सकते हैं ये सब ऐसे मामले हैं जो पूरे देश को एक साथ प्रभावित करते हैं, इसीलिए ये यूनियन लिस्ट में है। दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। इसमें वो विषय हैं जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य की विधानसभाओं को है। इसमें आते हैं पुलिस, पब्लिक हेल्थ, खेतीबाड़ी और स्थानीय सरकार, मतलब वो मुद्दे जो हर राज्य की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो राज्यों को इन पर पूरी आज़ादी दी गई है। और आखिर में है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये साझा जिम्मेदारी वाली लिस्ट है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, जंगल, शादी तलाक, क्रिमिनल लॉ। ये ऐसे विषय हैं जिन पर नेशनल पॉलिसी और लोकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये एक तरह का टीम वर्क है। अच्छा, एग्जाम्स के लिए ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। शुरू में यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 100 हैं। स्टेट लिस्ट में 66 थे, अब 61 रह गए हैं और कॉन्करेंट लिस्ट 47 से बढ़कर 52 हो गई हैं। ये जो स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट कम हुए, वो 42nd अमेंडमेंट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। चलिए, सूचियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब समझते हैं कि इन पर कानून बनाने के कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स क्या हैं। आर्टिकल 246 एक हायरार्की यानी एक रैंकिंग सिस्टम बनाता है। सबसे ऊपर है यूनियन लिस्ट, जिसपे सिर्फ संसद का अधिकार है। फिर आती है कंकरेंट लिस्ट और सबसे आखिर में स्टेट लिस्ट। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या होगा अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना दें और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए? ये सवाल एग्जाम्स में बहुत आता है और इसका जवाब है आर्टिकल 254 में। नियम बहुत सीधा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा और राज्य का कानून उस हद तक खत्म हो जाएगा।
हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है तो वो कानून उस खास राज्य में लागू रहेगा। चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक सिंपल कंपैरिजन टेबल में देख लेते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो। ये टेबल क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। पावर, सब्जेक्ट्स के नंबर, उनका नेचर, एग्जाम्पल्स और कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, सब कुछ एक ही जगह पर। इसे ध्यान से देख लीजिए। यूनियन लिस्ट मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट लिस्ट मतलब रीजनल इंपॉर्टेंस और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, अब अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का समय आ गया है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। पहला सवाल है, शिक्षा जो पहले स्टेट लिस्ट में था उसे किस संशोधन से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया? ऑप्शंस हैं 40th, 42nd, 44th या 52nd अमेंडमेंट। जरा सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, 42nd अमेंडमेंट। ये एक लैंडमार्क अमेंडमेंट था और ये सवाल बहुत कॉमन है। अगला सवाल, जो विषय इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, जिन्हें रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं, उन पर कानून कौन बनाता है? जैसे मान लीजिए साइबर लॉज। इसका सही जवाब है बी, संसद। आर्टिकल 248 के मुताबिक ऐसी सारी बची कुची शक्तियां संसद के पास हैं। ये हमारे संविधान के स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले फीचर को दिखाता है। और ये आखिरी सवाल, पुलिस और लोक व्यवस्था, ये विषय किस सूची में है? ये तो मेमोरी का सीधा साधा टेस्ट है। और इसका सही जवाब है बी, स्टेट लिस्ट। जैसा हमने डिस्कस किया था, ये राज्य सरकारों के सबसे कोर फंक्शंस में से एक है। तो चलिए एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं। इन 6 की पॉइंट्स को याद रखिए। शेड्यूल 7 में 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट राष्ट्रीय महत्व की, स्टेट लिस्ट क्षेत्रीय महत्व की और कॉन्करेंट लिस्ट साझा जिम्मेदारी की। आर्टिकल 246 हायरार्की बताता है और आर्टिकल 254 कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है। बस इतना याद है तो ये टॉपिक तैयार है। और जाते जाते ये रही एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक। यू से यूनियन फॉर यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, एस से स्टेट फॉर स्पेसिफिक्स यानी खास जरूरतें और सी से कॉन्करेंट फॉर कोऑपरेशन यानी सहयोग। उम्मीद है इस विश्लेषण ने शेड्यूल 7 को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची यानी स्केड्यूल 8, हम इसे पूरा डिकोड करेंगे, खास तौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस टॉपिक को मिलकर मास्टर करते हैं। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 1, 2 या फिर 22? ये एक ऐसा सवाल है जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, पर चिंता मत कीजिए, इस सेशन के एंड तक इसका जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। पहले शेड्यूल 8 का इंट्रोडक्शन, फिर 14 से 22 भाषाओं का सफर देखेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन, ऑफिशियल और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का फर्क समझेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम कॉर्नर में कुछ मस्त ट्रिक्स और MCQs भी हैं, जिसके बाद एक क्विक रिवीजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, शेड्यूल 8 का एक इंट्रोडक्शन। तो देखिए, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तब इस 8th शेड्यूल में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, बस 14। ये नंबर इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में सीधा पूछ लेते हैं। और आज ये नंबर बढ़कर हो गया है 22। जी हाँ, टोटल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये 14 से 22 का सफ़र ये कैसे तय हुआ? चलिए इस जर्नी को आराम से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये जो जर्नी है ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूरी हुई। सबसे पहले 1967 में आया 21st अमेंडमेंट, इसने सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर 1992 में हुआ 71st अमेंडमेंट, इससे 3 भाषाएं आई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और आखिर में 2003 में हुआ 92nd अमेंडमेंट, जिसने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इस लिस्ट में शामिल किया। तो 3 स्टेप्स में 14 से 22 तक का सफ़र पूरा हुआ। ओके, अब इस टेबल को देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह, बिल्कुल साफ साफ। मेरा सजेशन है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यह बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये शेड्यूल 8 अकेले नहीं है, इसका हमारे संविधान के 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सीधा कनेक्शन है। कौन से हैं वो आर्टिकल्स? चलिए देखते हैं। पहला है आर्टिकल 344। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक लैंग्वेज कमीशन बना सकते हैं। इस कमीशन का काम क्या है?
इसका काम है हिंदी के यूज को प्रमोट करने और इंग्लिश के यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रिकमेंडेशंस देना। और ये सब करते वक्त ये कमीशन शेड्यूल 8 की भाषाओं का भी ध्यान रखता है। और दूसरा कनेक्शन है आर्टिकल 351। ये कहता है कि यूनियन की ये ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज के प्रसार को बढ़ावा दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आर्टिकल कहता है कि हिंदी की वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए उसमें संस्कृत और 8th शेड्यूल में दी गई दूसरी भाषाओं से शब्द लिए जाने चाहिए, ताकि हिंदी सच में इंडिया के कॉम्पोजिट कल्चर को रिफ्लेक्ट कर सके। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में आखिर फर्क क्या है। चलिए इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। तो आराम से समझिए। आर्टिकल 343 के हिसाब से हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल 8 में जो 22 भाषाएं हैं वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। और एक बात जो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इससे बचना है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, एग्जाम कॉर्नर। यहाँ हम कुछ ऐसी मेमोरी ट्रिक्स और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सीधे काम आएंगे। अब इन अमेंडमेंट्स को याद कैसे रखें, उसके लिए है एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक। 71st अमेंडमेंट के लिए याद रखें नमक, NA से नेपाली, M से मणिपुरी और K से कोंकणी, सिंपल। और 92nd अमेंडमेंट के लिए याद रखिए BDMS, जैसे मेडिकल डिग्री होती है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। है ना आसान? ओके, अब पहला MCQ, सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? ऑप्शंस स्क्रीन पर है, सोचिए इसका जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। इसी से सिंधी को 15th लैंग्वेज के रूप में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी लैंग्वेज 92nd अमेंडमेंट एक्ट से नहीं जोड़ी गई थी? अपनी BDMS वाली ट्रिक को यूज कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है सी, नेपाली। याद है नमक वाली ट्रिक? नेपाली को 71st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 92nd से नहीं। अगला सवाल, आर्टिकल 351, इसका संबंध किससे है? अभी हमने इस पर बात की थी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से। ये यूनियन की एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। तो चलिए अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो की टेकअवेज क्या है? शेड्यूल 8 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस से डील करता है। टोटल लैंग्वेजेस हैं 22, ओरिजिनल थी 14। 3 की अमेंडमेंट्स है, 21st जिससे सिंधी आई, 71st से नमक यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92nd से BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स हैं आर्टिकल 344 और 351। और हाँ, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ, 38 से भी ज्यादा और भाषाओं को इस लिस्ट में शामिल करने की मांग हो रही है। ऐसे में शेड्यूल 8 का फ्यूचर क्या होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। सोच के देखिए, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी सीक्रेट संदूक हो सकती है जिसमें अगर कोई लॉ डाल दिया तो बस कोर्ट भी उसे टच नहीं कर सकती? साउंड्स क्रेजी, राइट? वेल, इसी को कहते हैं 9th शेड्यूल। तो आज हम इस सुरक्षा कवच की पूरी कहानी को डीकोड करने वाले हैं। ये आखिर बना क्यों, और क्या ये आज भी इतना ही पावरफुल है? चलिए देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज सिंपल, क्या सच में कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी लिस्ट है जो लॉज को, गेट दिस, फंडामेंटल राइट से भी बचा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा लगता है कि ये तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के ही अगेंस्ट हैं। पर इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह थी, और इस सवाल का जवाब वही है 9th शेड्यूल की पूरी स्टोरी। ओके, तो इस सुरक्षा कवच को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लाइक टाइम ट्रैवल करके सीधा इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि 9th शेड्यूल की जो नींव है उसकी ज़रूरत वो उस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी। तो जब हम आज़ाद हुए, देश की ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना ब्रिटिश मेड ज़मींदारी सिस्टम के अंडर था। अब ये सिस्टम था क्या? बेसिकली ज़मींदार्स थे जो किसान और सरकार के बीच मिडलमैन का काम करते थे। सोच के देखिए, मेहनत किसान कर रहा है दिन रात, लेकिन ज़मीन का असली मालिकाना हक ज़मींदार के पास है। किसान लिटरली अपनी ही ज़मीन पर एक टेनेंट जैसा बनकर रह गया था। यहाँ देखिए, बिल्कुल दो अलग तस्वीरें हैं।
एक तरफ जमींदारी सिस्टम का सच, जहां किसान के पास न जमीन थी, जबरदस्ती काम, बेगारी करवाई जाती थी और बस गरीबी ही गरीबी। और दूसरी तरफ था आज़ाद भारत का सपना, एक ऐसा सपना जहां खेत जोतने वाले को जमीन का हक मिले, ये एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी सामाजिक न्याय हासिल हो। तो आज़ादी के बाद गोल बिल्कुल क्लियर था, ज़रूरत भी सामने थी। फिर ये लैंड रिफॉर्म्स आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? आखिर इन पर ब्रेक लगाया किसने? बस यहीं से कहानी में आता है एक मेजर ट्विस्ट। हुआ ये कि जब बिहार, यूपी और एमपी जैसी स्टेट्स ने जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स पास किए, तो जमींदारों ने क्या किया? उन्होंने इन लॉज को सीधा कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, ये कानून हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट करते हैं। और हुआ भी वही। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जैसे केसेस में कोर्ट्स ने इन रिफॉर्म्स वाले लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर रद्द कर दिया। अब सोचिए, देश एक अजीब डेडलॉक में फंस गया था। एक तरफ पार्लियामेंट थी जो सोशल जस्टिस लाना चाहती थी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। और इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए उस समय की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही डिसाइसिव स्टेप लिया, और यहीं इसी जरूरत से जन्म हुआ हमारे सुरक्षा कवच का, यानी 9th शेड्यूल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1951 में आया कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बेसिकली 3 बड़े काम हुए। पहला, एक नया आर्टिकल 31A ऐड किया गया ताकि एस्टेट्स के एक्विजिशन से जुड़े लॉज को बचाया जा सके। और फिर दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, एक नया आर्टिकल 31B बनाया गया और उसके साथ जोड़ी गई एक स्पेशल लिस्ट, जिसे हम कहते हैं द 9th शेड्यूल। और यही आर्टिकल 31B है 9th शेड्यूल की असली पावर। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि इस लिस्ट में डाला गया कोई भी लॉ इस बेसिस पर वॉइड यानी रद्द नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। समझ रहे हैं? ये एक तरह से लॉज के लिए एक कंप्लीट इम्यूनिटी सर्टिफिकेट था। यही है वो सुरक्षा कवच जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं। लेकिन शुरू में इसका स्कोप बहुत लिमिटेड था, बहुत स्पेसिफिक। इस लिस्ट में स्टार्टिंग में सिर्फ 13 लॉज डाले गए, और ये सारे के सारे लैंड रिफॉर्म से ही रिलेटेड थे, मतलब जिनकी वजह से ये सारा इशू शुरू हुआ था। ओरिजिनल पर्पस बिल्कुल फोकस था, बस जमीनी सुधारों को कोर्ट चैलेंजेस से प्रोटेक्ट करना। लेकिन जो लिस्ट 13 लॉज से शुरू हुई थी, आज उसमें 284 लॉज हैं, 284। और इसमें अब सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स नहीं, रिजर्वेशन से लेकर टैक्स, इंडस्ट्रीज, हर तरह के कानून शामिल हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जिसका मकसद एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना था, अब उसका यूज कहीं और भी होने लगा था, और नेचुरली इससे जुडिशरी की चिंता बढ़नी ही थी। तो जब पार्लियामेंट इस सुरक्षा कवच का दायरा बढ़ा रही थी, तो जुडिशरी यानी हमारी अदालत चुप नहीं बैठी थी। अब कहानी में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जुडिशरी ने पार्लियामेंट की इस पावर को चेक करने के लिए एक नया प्रिंसिपल, एक नया सिद्धांत डेवलप किया। ये जो टाइम था ये पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच एक टग ऑफ वॉर जैसा था। देखिए, 1951 के शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओके, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ग्रीन सिग्नल दे दिया। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने एकदम यू टर्न ले लिया, कहा नोप, फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल हैं, पार्लियामेंट उन्हें छू भी नहीं सकती। और फिर इस पूरी कश्मकश का ऐतिहासिक सॉल्यूशन निकला 1973 के केशवानंदा भारती केस में। कोर्ट ने एक मिडिल पाथ निकाला, कहा देखिए, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आखिर है क्या? ये एक जुडिशियल प्रिंसिपल है। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर फीचर्स हैं, कुछ बुनियादी स्तंभ, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और हाँ, जुडिशियल रिव्यू की पावर भी। पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स करके इन स्तंभों को, इस फाउंडेशन को गिरा नहीं सकती। ये इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को बचाने के लिए जुडिशरी का अपना एक रक्षा कवच है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या 9th शेड्यूल का सुरक्षा कवच इतना पावरफुल है कि वो इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से भी ऊपर है? क्या उस लिस्ट में डालकर आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट कर सकते हैं?
इस सुपर इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब मिला 2007 में IR कोहेलो केस के फैसले में, जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं क्लाइमैक्स था। तो IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर लक्ष्मण रेखा खींच दी, और ये रेखा थी एक डेट 24 अप्रैल 1973। ये वही डेट है जिस दिन केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया था। कोर्ट ने कहा इस डेट से पहले जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले गए उन पर कंप्लीट इम्यूनिटी है, वो सेफ हैं। लेकिन इस डेट के बाद डाला गया हर लॉ जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। उसका बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट होगा, और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद को ही हिलाता है तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है, भले ही वो 9th शेड्यूल में क्यों ना हो। बेसिकली इस फैसले ने उस सुरक्षा कवच में जुडिशियल रिव्यू का एक दरवाजा खोल दिया। ऑल राइट, तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए अब फटाफट एग्जाम मोड ऑन करते हैं और इस पूरे टॉपिक के 5 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इसे ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। सेकंड, इससे जुड़ा हुआ की आर्टिकल है आर्टिकल 31B। थर्ड, इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था? लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करना। फोर्थ, द मैजिक डेट, बिल्कुल 24 अप्रैल 1973, यानी केशवानंदा भारती जजमेंट का दिन। एंड फिफ्थ, फाइनल टेस्ट क्या है? इस डेट के बाद डाले गए लॉज को बेसिक स्ट्रक्चर के ग्राउंड पर रिव्यू किया जा सकता है। ये डिसाइड हुआ IR कोहेलो केस 2007 में। और हाँ, इस इंपॉर्टेंट डेट को याद रखने के लिए एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, 24 अप्रैल 1973 से 9th शेड्यूल के लॉज पर बेसिक चेक शुरू हुआ। सिंपल। चलिए अब नॉलेज चेक करते हैं। पहला MCQ, किस अमेंडमेंट से शेड्यूल 9 को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था? ऑप्शंस हैं A फर्स्ट अमेंडमेंट, B 24th, C 42nd या D 44th अमेंडमेंट एक्ट। सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉर्मली किस लैंडमार्क केस में एस्टैब्लिश किया गया था? शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंदा भारती या IR कोहेलो? ये तो आसान है। और आखिरी सवाल, 24 अप्रैल 1973 की डेट की 9th शेड्यूल के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, टाइम्स अप। चलिए आंसर्स देखते हैं। पहले सवाल का करेक्ट आंसर है A फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। दूसरे का जवाब है C केशवानंदा भारती केस, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कहते हैं। और तीसरे का सही जवाब है C, यही वो क्रूशियल कट ऑफ डेट है। आई एम श्योर आपके सारे जवाब सही होंगे। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। 9th शेड्यूल को बनाया गया था सोशल जस्टिस के लिए, एक सुरक्षा कवच की तरह। लेकिन क्या इसका आगे चलकर मिसयूज भी हो सकता है? पार्लियामेंट की विल और जुडिशरी की ओवरसाइट के बीच वो परफेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए? ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक हमेशा चलने वाला डिबेट है। इस पर जरूर सोचिए। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो न्यूज में भी रहता है और एग्जाम्स के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10th शेड्यूल की, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं। इलेक्शंस के बाद अक्सर ऐसी खबरें आती हैं ना कि एक जीता हुआ नेता अचानक से अपनी पार्टी बदल लेता है। सोचते हैं ना कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस चीज को रोकने के लिए हमारे संविधान में क्या कोई पावरफुल टूल है? बिल्कुल है, और आज हम उसी टूल को अच्छे से डिकोड करेंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये दल बदल की प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर कानून की गहराई में उतरेंगे, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैसलों को देखेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसी भी कानून को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस कानून को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहले समस्या की जड़ तक जाते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में, डिफेक्शन या दल बदल का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि जब कोई चुना हुआ नेता, जिसे लोगों ने एक पार्टी के नाम पर वोट दिया हो, वो उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। ये आम जनता के वोट और लोकतंत्र दोनों के साथ एक तरह का धोखा हो सकता है। और इसकी कहानी शुरू होती है 1960s और 70s के दौर से, जिसे इंडियन पॉलिटिक्स में आया राम गया राम का युग भी कहा जाता है। सोच के देखिए, हरियाणा के एक MLA ने तो एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदल ली थीं। इस तरह के इंसिडेंट्स से सरकारें गिर रही थीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चरम पर थी।
तो इस पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग को, इस दल बदल की बुराई को रोकने के लिए फाइनली 1985 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, और वो था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई चीज जोड़ी गई, 10th शेड्यूल। ये एग्जाम के लिए एक गोल्डन फैक्ट है, इससे जरूर याद रखिएगा। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सोल्यूशन यानी ये कानून काम कैसे करता है? किन ग्राउंड्स पर किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। अब यहां एक टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। ये जो 10th शेड्यूल है ना, ये अकेले काम नहीं करता। इसको हमेशा एमपीज के लिए आर्टिकल 1022 और एमएलएस के लिए आर्टिकल 191(2) के साथ पढ़ा जाता है, जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से डील करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो मेन ग्राउंड्स, वो आधार जिनके बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। पहला, अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ लिखित इस्तीफा देना ही नहीं होता, उसके एक्शन से भी ये माना जा सकता है। दूसरा ग्राउंड है पार्टी व्हिप के खिलाफ जाना। व्हिप मतलब पार्टी का आदेश। अगर पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट किया या वोट नहीं दिया तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ओके, ये तो बात हुई पार्टी मेंबर्स की, लेकिन व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर्स? उनके लिए भी अलग रूल्स हैं। एक इंडिपेंडेंट मेंबर जीतने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, और एक नॉमिनेटेड मेंबर, उसके पास 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर ली तो ठीक, उसके बाद किया तो डिस्क्वालिफिकेशन पक्की। तो ठीक है, ग्राउंड्स तो समझ लिए, पर आखिर ये फैसला कौन लेगा कि कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं? यहां पर स्पीकर और जुडिशरी का रोल सामने आता है। तो ये पावर दी गई है उस हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। वही इस पर फैसला लेते हैं और उनका डिसीजन ही फाइनल माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्पीकर का डिसीजन बिल्कुल फाइनल है? क्या उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता? इसका जवाब हमें मिला 1992 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस में, किहोटो होलोहान केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, स्पीकर का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, मतलब कोर्ट्स उस फैसले को चेक कर सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, कोर्ट्स फैसला आने से पहले बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इस कानून में भी कुछ जरूरी बदलाव किए गए ताकि इसे और मजबूत बनाया जा सके। आइए देखते हैं कि इसकी जर्नी कैसी रही है। देखिए, ये 3 डेट्स इस कानून के लिए सबसे जरूरी हैं। 1985 में कानून आया, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगाई और जुडिशियल रिव्यू का रास्ता खोला, और 2003 में इसे और सख्त बनाया गया। और 2003 का वो बदलाव क्या था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर्स अलग हो जाते थे तो उसे स्प्लिट मानकर बचा लिया जाता था। ये एक बहुत बड़ा लूप होल था। तो 91st अमेंडमेंट से इस स्प्लिट वाले प्रोविजन को ही हटा दिया गया। अब सिर्फ मर्जर अलाउड है, और मर्जर के लिए कम से कम 2/3 मेंबर्स का दूसरी पार्टी में जाना जरूरी है। देखा कितना बड़ा चेंज है? चलिए अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम फैक्ट्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। ये स्लाइड आपके नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होनी चाहिए। एकदम फटाक से रिवाइज करते हैं। शेड्यूल, 10th अमेंडमेंट, 52nd 1985, बड़ा बदलाव 91st 2003। फैसला कौन लेगा? स्पीकर। जुडिशियल रिव्यू, यस अलाउड है, और मर्जर के लिए कितने लोग चाहिए? 2/3। बस इतना याद रखना है। अब इतने सारे फैक्ट्स को याद कैसे रखें? एक छोटी सी मजेदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखिए, 10 बहाने करके पार्टी बदलोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 10 से 10th शेड्यूल। सिंपल है ना? ओके, थ्योरी हो गई, फैक्ट्स हो गए, अब वक्त है प्रैक्टिस का। चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। रेडी फॉर सम एमसीक्यूज? पहला सवाल, और ये सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 से है। सवाल है कि एंटी डिफेक्शन से जुड़ा प्रोविजन किस शेड्यूल में है? सोचिए, हमने इस पर अभी बात की है। और इसका सही जवाब है ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, 10th शेड्यूल। 52nd अमेंडमेंट 1985 से इसे जोड़ा गया था। सिंपल। चलिए अगला सवाल, डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास है? ध्यान से ऑप्शंस देखिए और सोचिए इसका जवाब क्या होगा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस। याद है ना, वही आखिरी फैसला लेते हैं जिसे बाद में कोर्ट्स रिव्यू कर सकती हैं। तो ये था 10th शेड्यूल का पूरा विश्लेषण, एकदम एग्जाम फोकस्ड तरीके से।
उम्मीद है कि अब आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में एक ऐसी लिस्ट है जो सीधे सीधे भारत के गांवों को पावर देती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची की और उन सभी जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले पंचायती राज की नींव को समझेंगे, फिर उस ऐतिहासिक 73वें संशोधन को जानेंगे जिसने इसे संवैधानिक ताकत दी। इसके बाद हम पंचायतों की शक्तियों और लोकतंत्र में उनकी क्या भूमिका है ये देखेंगे। फिर कुछ सवालों से अपनी तैयारी को परखेंगे और आखिर में एक मजेदार मेमोरी ट्रिक के साथ सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। आखिर ये पंचायती राज है क्या? देखिए, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। पंचायती राज का सीधा सा मतलब है गांव का शासन गांव के लोगों के हाथ में। ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करता है। आपको पता है, शुरुआत में संविधान बनाने वालों ने इस विचार को आर्टिकल 40 में एक गाइडलाइन के तौर पर जगह दी थी, लेकिन तब ये राज्यों के लिए कंपल्सरी नहीं था। तो सालों तक ये विचार बस एक सिद्धांत ही बना रहा। असली बदलाव आया 1992 में। चलिए अब उस ऐतिहासिक मोड़ की बात करते हैं जिसने पंचायतों को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीनी हकीकत में बदल दिया। ये जो 73वां संशोधन था ना, ये एक असली गेम चेंजर था। इसने पंचायती राज को सिर्फ एक सलाह से बदलकर संविधान का एक मजबूत और हाँ अनिवार्य हिस्सा बना दिया। ये कानून 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और ये तारीख इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर साल इसी दिन हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, संविधान में 11वीं अनुसूची तो जोड़ दी गई, लेकिन उसे असली ताकत कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आर्टिकल 243G से। यही वो आर्टिकल है जो राज्यों को निर्देश देता है कि वे पंचायतों को उन विषयों पर काम करने की पावर दें जो इस लिस्ट में हैं। तो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका जवाब है 29। ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुल 29 फंक्शनल आइटम्स या विषय पंचायतों के दायरे में रखे गए हैं ताकि वे लोकल लेवल पर डेवलपमेंट कर सकें। अच्छा, अब जब हम ये जानते हैं कि पंचायतों को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी बनावट कैसी होती है और उन्हें असल में कौन-कौन से काम सौंपे गए हैं। भारत में पंचायती राज का एक त्रिस्तरीय यानी 3 टियर स्ट्रक्चर अपनाया गया है। सबसे निचले लेवल पर है ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। यहाँ एक जरूरी बात याद रखने वाली है, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वो चाहें तो बीच का लेवल यानी पंचायत समिति ना बनाएं। उन 29 विषयों में से कुछ सबसे जरूरी विषय ये रहे। जरा सोचिए, कृषि, पीने का पानी, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, ये सब वो चीजें हैं जो सीधे गांव की जिंदगी से जुड़ी हैं। इससे पता चलता है कि पंचायतों की जिम्मेदारियां कितनी बड़ी और अहम हैं। पंचायती राज सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। सत्ता को लोगों तक पहुंचाना और समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल करना। इस कानून की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है सामाजिक न्याय। आर्टिकल 243D, इसे याद रखिएगा, ये पक्का करता है कि सत्ता में सबकी भागीदारी हो। इसके तहत SC, ST और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करना कंपल्सरी है ताकि फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज भी बराबर शामिल हो। विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का यही तो असली मतलब है। ये सिर्फ पावर को बांटना नहीं है, बल्कि शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाना है। इसका मकसद है कि लोग विकास के सिर्फ बेनिफिशियरी ना बने, बल्कि उसमें पार्टनर बने। सबसे जरूरी बात यह है कि लोग खुद तय करें कि उनके गांव को क्या चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में दिख जाते हैं। तैयार हैं? आपका पहला सवाल स्क्रीन पर है। याद कीजिए, वो कौन सा ऐतिहासिक संशोधन था जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, 73वां संशोधन। यही वो संशोधन है जिसने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये एक और फैक्ट बेस्ड सवाल है। मैंने बताया था कि ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। क्या आपको याद है? सही उत्तर है C29। ये 29 विषय पंचायतों को लोकल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दायरा देते हैं। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। यह सामाजिक बराबरी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है
सोचकर जवाब दीजिए। और सही जवाब है सी, 1/3। आर्टिकल 243D के अनुसार ये मिनिमम रिजर्वेशन है। वैसे कई राज्यों ने तो इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया है, जो एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत बढ़िया। अब एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी उंगलियों पर रहें। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिवाइज करते हैं। ये रहे वो की पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। 73वां संशोधन, जिसने 11वीं अनुसूची जोड़ी। इसको ताकत मिली आर्टिकल 243G से। इसमें है कुल 29 विषय। स्ट्रक्चर है 3 टियर और रिजर्वेशन SC, ST और महिलाओं के लिए अनिवार्य है। ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। और अब एक आसान सी मेमोरी ट्रिक। मुख्य विषयों को याद रखने के लिए बस याद रखें ARWH। A से एग्रीकल्चर, R से रूरल हाउसिंग, E से एजुकेशन, W से वाटर और H से हेल्थ। ये पांचों किसी भी गांव के विकास की नींव हैं, है ना आसान? और जाते जाते आपके लिए एक सवाल। कानून तो बन गया, लेकिन आज 30 साल बाद भी पंचायतों को असल में शक्तिशाली बनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? पैसों की कमी, राजनीतिक दखलंदाजी या फिर लोगों में जागरूकता की कमी? इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं, एक ऐसी चीज जो हमारी रोज की जिंदगी से बिल्कुल सीधी तरह से जुड़ी हुई है, हमारे शहर और कस्बे। कभी सोचा है कि घर के बाहर जो सड़क है उसे कौन बनवाता है? या फिर मोहल्ले से रोज सुबह कचरा कौन उठाता है? पार्क और स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल कौन करता है? ये वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आते ही है। और इसका जवाब आपको जानकर शायद हैरानी हो, कहीं और नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े कानून, हमारे संविधान में छिपा है। जी हाँ, आपके शहर की पूरी व्यवस्था सीधे सीधे हमारे संविधान से जुड़ी हुई है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस पूरे सफर में हम 5 चीजें कवर करेंगे। शहर की जिम्मेदारी क्या है, 74वां संशोधन क्यों जरूरी है, ये नगर पालिकाएं क्या होती हैं, उनके वो 18 जरूरी काम कौन से हैं, और हाँ, आखिर में हम एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और ये समझते हैं कि हमारे शहर की जो लोकल सरकार है और हमारे संविधान के बीच आखिर कनेक्शन क्या है। संविधान की जो 12वीं अनुसूची है ना, वो असल में शहरी सरकारों मतलब नगर पालिकाओं के लिए एक जॉब लिस्ट जैसी है। जैसे एक टू डू लिस्ट होती है ना, बस वैसे ही। इसमें टोटल 18 काम लिखे हैं जो सीधे शहर के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट से जुड़े हैं। लेकिन ये जॉब लिस्ट संविधान में आई कैसे? अचानक से तो नहीं आ गई है ना? इसे समझने के लिए हमें संविधान में हुए एक बहुत बड़े बदलाव को जानना होगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1992 से पहले शहरों के ज्यादातर फैसले राज्य सरकारें लेती थी, लेकिन 1992 में आया 74वां संविधान संशोधन जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। और इसने तो समझिए सब कुछ बदल दिया। इसने पावर को डिसेंट्रलाइज किया, मतलब शक्ति को राज्य से लेकर लोकल लेवल की शहरी सरकारों तक पहुंचाया। इस बदलाव का मकसद बहुत सीधा था, शासन को आम नागरिक के और करीब लाना, ताकि लोकल समस्याओं का समाधान लोकल लेवल पर ही जल्दी और बेहतर तरीके से हो सके। तो ये नगर पालिकाएं होती क्या हैं और ये काम कैसे करती हैं? इस संशोधन ने इसके लिए एक 3 लेवल का ढांचा तैयार किया। चलिए देखते हैं। संविधान 3 तरह की नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। पहली है नगर पंचायत, ये उन कस्बों के लिए है जो अभी गांव से शहर बन रहे हैं। दूसरी है नगर परिषद, जो छोटे शहरों के लिए है। और तीसरी है नगर निगम, जो गुवाहाटी, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए होती है। और सबसे जरूरी बात, ये डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं। इनके मेंबर्स को जनता चुनती है पूरे 5 साल के लिए, ठीक वैसे ही जैसे विधायक या सांसद चुने जाते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो 18 काम कौन से हैं जो नगर पालिकाओं को दिए गए हैं। अब देखिए, इन्हें एक एक करके रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन्हें 4 आसान ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। पहला ग्रुप है प्लानिंग और डेवलपमेंट। सोचिए, इसमें शहर का पूरा मास्टर प्लान बनाना, जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा ये तय करना, नई बिल्डिंग्स बनाने के नियम बनाना और सड़कें पुल बनाना, ये सब शामिल है। एक तरह से ये शहर का भविष्य तय करता है। दूसरा ग्रुप उन सर्विसेज से जुड़ा है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। पीने का पानी, साफ सफाई, कचरा मैनेजमेंट, आग लगने पर फायर ब्रिगेड,
स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग, बस स्टॉप और हमारे पार्क, ये सारी सुविधाएं इसी ग्रुप में आती हैं। तीसरा ग्रुप सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण पर फोकस करता है। इसमें स्लम एरिया में सुधार, शहरी गरीबी को कम करने के लिए प्रोग्राम चलाना, समाज के कमजोर वर्गों के हक की रक्षा करना और शहर में कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना शामिल है। और चौथा ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक कामों से जुड़ा है, जैसे जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, बूचड़खानों को रेगुलेट करना, शमशान घाटों का मैनेजमेंट और जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना। ये काम शहर को व्यवस्थित रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक बड़ा सवाल, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये चार्ट असम का एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि लगभग आधा पैसा तो सरकारी ग्रांट से आता है और बाकी का आधा प्रॉपर्टी टैक्स और फीस जैसे लोकल सोर्स से जुटाया जाता है। चलिए अब उन सब के लिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर याद रखनी है। ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। कौन सा संशोधन? 74वां कब पास हुआ? 1992 में। इसने कौन सी अनुसूची जोड़ी? 12वीं अनुसूची, जिसमें 18 विषय हैं और ये सब संविधान के आर्टिकल 243W से जुड़ा है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और उन 18 कामों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका रटना बिल्कुल नहीं, बस ये 4 ग्रुप याद रखिए: प्लानिंग, सर्विसेज, वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन। देखा कितना आसान हो गया। अब आप भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची कभी नहीं भूलेंगे। तो गाइज ये थी शेड्यूल 1 से शेड्यूल 12 तक का वन शॉट एंड आई रियली होप कि अब आपको शेड्यूल 1 से शेड्यूल 12 तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।